आपको मैंने ये कहा हुआ था कि कभी अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए और जहाँ पे कुछ हमारे पे हमला होता है और आपको ये लगे कि मैं उनके किसी तरीके से उन लोगों के हाथ में पड़ गया हूँ और आप मेरे को वहाँ से जिंदा नहीं निकाल सकते, तो इससे पहले कि वो मेरे देश को, भारत को किसी प्रकार से ब्लैकमेल करें, आप मेरे को शूट कर दीजिएगा। ये मेरे उनको बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस थी। मेरा में ये निवेदन है अपनी पूरे के पूरे जो सिख समुदाय से कि इस चीज़ को हम सरकार की कमजोरी न मानें। जो मैं देखता हूँ कई बार सोशल मीडिया में ये बात कही जाती है कि हमने सरकार को नीचा दिखा दिया, या इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग है वो पूर्णतः अनुचित है, वो गलत है कि उसमें सरकारें चाहें तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। राजनीति आप धार्मिक होकर करिए, लेकिन धर्म में जब राजनीति चली जाती है तो वो केवल विवादास्पद नहीं होती, वो एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मेरा नाम है अमरजीत सिंह। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल दबाना, आइकॉन बेल दबाना मत भूलिएगा। अफ़गानिस्तान में अगर हम इसको इन टोटलिटी देखें, एक हॉलिस्टिक व्यू लें उसमें, तो ये सभी को पता है कि वहाँ पे जो सबसे मेन कंसर्न्स थे, मुख्य जो उसमें इश्यूज थे, वो थे सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेकिन भारत ने वहाँ पे जो एक अपना रोल प्ले किया वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल था, और उसमें हमारा क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था कि जो कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न सिंस आई सर्व्ड एज कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया इन हेरात। और हेरात में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत के द्वारा एक वहाँ पे चलाया जा रहा था, दैट वाज सलमान डैम। और मैं खुद उसमें कई बार वहाँ पे ऑन साइट 4-5 बार होके भी आया। और एक जहाँ तक ये केवल डैम की बात नहीं है, जैसे सभी को पता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मोर देन 3 बिलियन वहाँ पे भारत सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में वहाँ पे खर्च किए। और वो सब उस तरीके से थे कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो सड़कों का निर्माण था, स्कूलों का था, या स्किल डेवलपमेंट थी, या ये जैसे डैम था, या आप कहिए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी गई। तो इस प्रकार से भारत का एक जो योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो एक बहुत पॉजिटिव था। और यही एक कारण है कि मैं वहाँ पे 2 साल से ऊपर, लगभग 2.25 साल की मेरा वहाँ पे कुल मिला के टेन्योर रहा। और उस टेन्योर में वहाँ पे जितने लोगों से मैंने कनेक्ट किया, अफ़गान्स आर वेरी गुड पीपल, और बहुत ही फ्रेंडली, बहुत हॉस्पिटेबल, और इतना ज़्यादा वो भारत को प्यार करने वाले, दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो हालात हुए वहाँ पे, और कई समय से चल रहे थे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हमारे साथ एज ए कंट्री जितने भी अफ़गान वासी, जितने मेरे संपर्क में आए, चाहे वो हेरात के, आप ये देखिएगा कि जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिशियल्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नर टू द पुलिस चीफ टू दी वहाँ पे चाहे इंटेलिजेंस के थे, सभी थे, सभी के साथ बहुत एक सद्भाव और बहुत प्रेमपूर्ण उनके साथ एक हमारा संबंध रहा। अब जहाँ तक सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात है, आपको भी पता है इस चीज़ का कि वहाँ पे हमारे जितने भी मिशंस हैं, कुल लगभग 4, हम एक जैसे काबुल हो गया, और सीजीज जो कॉन्सुलेट जनरल हैं वो हैं, हेरात हो गया आपका, फिर जलालाबाद और कंधार एंड मज़ार शरीफ, 4 कॉन्सुलेट हैं और एक हमारी एम्बेसी है। तो हर जगह जो सुरक्षा का जिम्मेदारी अंदर की थी वो सारी आईटीबीपी के जवान थे, एंड आई मस्ट सैल्यूट ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा इस दौरान, इस लंबे एक समय के दौरान, वहाँ पे काफ़ी, आपको पता है कि हमारे जो एम्बेसी थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ, और उसमें हमारे आईएफएस ऑफिसर और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें शहीद हुए। और उसके अलावा ना जाने कितने हमारे जो वहाँ पे वर्कर्स थे, हमारे यहाँ से इंजीनियर्स गए हुए, या एनजीओज़ के जो निष्काम भाव से जो सेवा करते थे, उनको भी वहाँ पे अपनी शहादत देनी पड़ी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, उसके बावजूद
हमारे किसी भी भारतीय का कभी भी हौसला वहाँ पे पस्त नहीं हुआ। अब जहाँ तक कि इस बात की सिक्योरिटी की या इसके चैलेंज की बात की जाए व्यक्तिगत स्तर पे, तो उसकी हम पूरी एहतियात हालांकि उसमें बरतते थे, पूरी सावधानी रखी जाती थी। जब भी बाहर जाना है, किस तरीके से जाना है, वहाँ पे अफ़गान आर्मी साथ होती थी पुलिस के अलावा। और इसमें चैलेंजेस होते थे, लेकिन एक जिम्मेदारी ऐसी थी कि वो निभाने के लिए कई बार आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो एक सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया जिसके कारण वहाँ पे हमें अपना फंक्शनिंग करने में व्यवधान पड़ा हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हालांकि आई डोंट वांट टू से, बट लेट मी नरेट यू वन स्मॉल एनेक्डोट कि मेरे वहाँ पे जो मुख्य मेरे सुरक्षा अधिकारी थे, उनको मैंने ये दिशा निर्देश दिया हुआ था। वो उसका पालन करते या नहीं करते वो अलग बात थी, क्योंकि अक्सर हम बाहर जाते थे सिक्योरिटी के साथ, लेकिन कभी भी आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपको पता है कि कुछ हमारे जो मित्र देश हैं, खास करके पड़ोसी देश, उनका रवैया जो वहाँ पे था, तो उनको मैंने ये कहा हुआ था कि कभी अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए और जहाँ पे कुछ हमारे पे हमला होता है और आपको ये लगे कि मैं उनके किसी तरीके से उन लोगों के हाथ में पड़ गया हूँ और आप मेरे को वहाँ से जिंदा नहीं निकाल सकते, तो इससे पहले कि वो मेरे देश को, भारत को किसी प्रकार से ब्लैकमेल करें, आप मेरे को शूट कर दीजिएगा। ये मेरे उनको बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस थी। हालांकि मुझे पता था कि शायद वो करें या ना करें, लेकिन अपनी तरफ से ये उनको कहा गया था। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा वहाँ का जो कुल एक्सपीरियंस था 2 साल के ऊपर का, वो एक बहुत एनरिचिंग था। और एक महान देश में महान लोगों के साथ जिस प्रकार से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनसे मेल मिलाप हुआ, इतने प्रेमी और इतने सद्भाव से मिलने वाले लोग, वो हमेशा मेरी याददाश्त में ज़िंदा रहेगा। देखिए वैभव, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें भावना से ज़्यादा क्या है कि आपके अंदर का देश प्रेम। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि मैं वहाँ एक व्यक्तिगत कैपेसिटी पे नहीं था, मैं अपने देश को उनको एक रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था अपने देश का। और अपने देश की साख बचाना, अपने देश का स्वाभिमान रखना, अपने देश का नाम ऊंचा करना, ये सबसे आपके लिए ज़रूरी होता है। और ख़ास करके ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में, हालात में, जब हमारा देश इतना सब कुछ कर रहा था वहाँ की डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ के उन्नति हो, वो देश उन्नति करे, और शांतिपूर्ण तरीके से हमने वहाँ पे इतना सब काम किया, तो ये आवश्यकता था। और मैं ये समझता हूँ कि देश प्रेम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत माता की जय कहने को देश प्रेम नहीं कहना चाहिए। देश प्रेम जो है वो आपका स्वभाव है, वो आपकी नेचर है, और वो आपके जहन में, दिलो दिमाग में, आपके शरीर में, हर जगह वो होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब तक आप में वो देश प्रेम की भावना नहीं है, इस प्रकार की कभी भी आपके दिलो दिमाग में बात नहीं आ सकती। यही मैं हमेशा, कभी मेरी किसी से फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक बातचीत होती है तो मैं यही हमेशा इस चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ कि देश प्रेम वो होता है जो दिल से कहा जाए। अब जैसे कई बार मैं घर पे बैठा अगर कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ या कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ, तो कई बार ये होता है किसी मूवी में भी आप देख रहे हैं, घर पे अकेला बैठा हूँ मैं, और उसमें राष्ट्रीय गान बज रहा है। तो अब लोगों का अपना अपना मत हो सकता है कि कोई कहता है कि नहीं खड़ा होना, हालांकि मैंडेटेड तो ये है कि आपको खड़ा होना चाहिए, और सलीका भी ये है कि आपके राष्ट्र के सम्मान में एक गीत बज रहा है तो उसके लिए गान हो रहा है तो उसमें आप उसके सम्मान में खड़े हुए। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं ये किसी पे थोप नहीं रहा हूँ और किसी पे छींटाकसी भी नहीं कर रहा हूँ, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। मैं अगर घर में अकेला बैठ के भी कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ जिसमें राष्ट्रीय गान बज रहा है, तो मेरे दिल से ये होता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ उसमें। और ये मेरे साथ अक्सर होता है जब राष्ट्रीय गान बज रहा होता है, तो पता नहीं क्यों उसका कारण मैं भी आज तक नहीं खोज पाया हूँ। अगर बुद्धिजीवी कोई मेरे को इस पे एजुकेट कर सके, जब भी राष्ट्रीय गान होता है तो मेरी आंखों से स्वतः अश्रु भी, आंसू भी बहने लग जाते हैं। अब वो उसका क्या है क्या नहीं है, आई लीव इट टू दी विजडम ऑफ द ऑडियंस टू डिसाइड।
देखिए वैभव, ये कईयों की दृष्टि में ये एक बहुत एक कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है कि क्योंकि मैं एक सिख कौम से हूँ, उसका बाशिंदा हूँ, उसका एक उस सिख पंथ को मैं रिलेट करता हूँ, उससे बिलोंग करता हूँ, तो ये आवश्यक है कि ये इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात स्पष्टता से और बहुत ही एक सलीके से उस पर की जाए। और जो एक डेमोक्रेसी का जो एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि एवरीथिंग शुड बी रिजॉल्व विद दी हेल्प ऑफ डायलॉग। और सबसे पहली बात तो ये है कि वायलेंस किसी भी प्रकार की किसी भी मुद्दे को लेके उसका कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, खास करके एक आज के विश्व में जहाँ पे कि हर एक बात का हल आप बैठ के अक्रॉस द टेबल आप निपटा सकते हैं, या उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। लेट्स नॉट फॉरगेट वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी है, जहाँ पे लगभग अगर हम कहें तो 140 करोड़ के लगभग लोग हैं, और जितने यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर भाषा बोली जाती है, हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा परिवर्तन है, उसमें खान पान अलग है, उसमें कस्टम्स अलग हैं। और ये एक दुखद अध्याय, अगर इसका हम जेनेसिस में जाना चाहेंगे तो 1940 से हम उसको ले सकते हैं, लेकिन ये एक दुखद अध्याय था, एक दुखद एक समा था कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्रबुद्ध लोगों ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए हुए हैं, और एवरीथिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड which are available in the form of various books written by very renowned writers and authors. I don't have to say that, including Mr. GBS सिद्धू साहब। और इसलिए उस पर आपने प्रोग्राम भी किया और उसमें उन्होंने काफ़ी उसमें डिटेल में चर्चा की। तो इसमें मैं केवल आई विल लिमिट माई सेल्फ टू सेइंग कि इट वॉज बेसिकली अ पॉलिटिकल इशू, और वो राजनीति के कारण कुछ उस समय की जो सरकारें या जो पार्टीज रही, उन्होंने अपने एक इस चीज़ को भुनाने के लिए या अपनी राजनीति को एडवांस करने के लिए, जस्ट टू एडवांस देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस और पॉलिटिकल एजेंडा, इट्स ऑल क्रिएशन ऑफ दैट, एवरीबडी नोज दैट। और इसमें मेरे रिपीटिशन से कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स रिटन एवरीवेयर कि किस प्रकार से ये बात शुरू हुई। और जैसे मैंने कहा कि ये दुखद अध्याय था, प्रश्न ये है कि उसको हमने लेके आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रांगली, आई हैव बीन ऑफ द स्ट्रांग ओपिनियन कि राजनीति आप धार्मिक होकर करिए, लेकिन धर्म में जब राजनीति चली जाती है तो वो केवल विवादास्पद नहीं होती, वो एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, दैट इज द नटसेल। आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो इस प्रकार से करके, और लेकिन वो उसका, अब अगर हम ये देखें कि उसका आफ्टर इफेक्ट्स और आज तक उसका जो असर हो रहा है वो इतना खतरनाक, जो कि मेरे ख्याल से अगर उस समय की जो पॉलिटिकल क्लास थी, जो राजनीतिज्ञ थे, अगर सही तरीके से कुछ उसको हैंडल किया होता तो शायद इस प्रकार की हालात न बनते जो आज उसमें बने हैं। तो ये आवश्यक है कि हम इतिहास से हमें हमेशा सीखना चाहिए। और सिंस आई माई सेल्फ बिलोंग टू सिख कम्युनिटी, और हम उस समय भी 84 में भी जब पोस्ट देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ, उसके बाद जो हालात पैदा हुए, जो प्रोग्राम हुआ, आप उसको चाहे जेनोसाइड के नाम से कहें, चाहे आप उसको राइट्स के नाम से कहें, उससे उसके नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आप टर्मिनोलॉजी, उसको नाम कोई भी दे दें, उससे इस बात पे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरे थे। 10,000 के करीब एक रफ एस्टीमेट है, हालांकि सरकारी आंकड़े 3,500 के लगभग कहते हैं। लेकिन एक जान भी इस प्रकार से गंवाना वो एक दुखद है, और वो एक दुखद अध्याय था। और उस समय मैं अगर अपनी बात, आई वुड लाइक टू नरेट माई ओन स्टोरी टू दैट विदाउट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग ऑन माई पार्ट, क्योंकि उसमें एक ऑथेंटिसिटी है। आई स्टिल रिमेंबर वी यूज़ टू लिव इन पालम कॉलोनी एट दैट टाइम इन सादनगर, और हमारे यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो आजकल जेल में हैं। और 3 तारीख को 31 की शाम तक हालात
थोड़ा सुन रहे थे हम। उस समय मीडिया इतना ज़्यादा वोकल नहीं था और इतना ज़्यादा उसकी प्रेजेंस भी नहीं थी, तो इतना पता नहीं लग पा रहा था कि हालात क्या हैं। अब जब तक 1 नवंबर की सुबह हुई तो 9:30-10 बजे कम से कम 500-700 लोगों का हजूम हमारे घर के बाहर था, जो उस घर को आग लगाना चाहता था। बट आई मस्ट कमेंड कि हमारे जो पड़ोसी थे, जिनके साथ पूरा बचपन पूरी जवानी भी थी, वो उधर आके खड़े हो गए और उन्होंने किसी तरीके से उनको वापस भेजा। बाद में उन्होंने हमें अपने घर में आश्रय दिया। आई स्टिल रिमेंबर दोज ड्रेडफुल डेज। और वो रातें किस तरीके से, 3 रातें, 2 रातें एटलीस्ट, फर्स्ट की और 2 नवंबर की रात, उनके घर के ऊपर उस समय एक फसल काट के उन्होंने रखी हुई थी, जो 2 नवंबर नहीं 1 नवंबर की जो रात है वो हमने उनकी घास के नीचे पूरे परिवार ने हमने लेट के गुजारी। और उस समय से मेरे को सांस लेने में भी उससे प्रॉब्लम हुई शुरू, जो आज तक मैं उसको फेस कर रहा हूँ। और 3 तारीख को हमें इंडियन आर्मी ने लगभग 2:30 बजे के लगभग, घड़ी तो उस समय हमारे हाथ में थी नहीं, 2:30 और 3 बजे के लगभग उस समय इंडियन आर्मी ने हमें अपने घर से निकाला। तो उस समय एक बहुत दुख हुआ। तब तक मैं पूरी तरह से एक संपूर्ण सिख था, केशधारी था, दाढ़ी रखता था, पूरे बाल थे मेरे, मैंने कभी कोई आई नेवर टच माई हेयर, कभी काटा नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय वहाँ पे दबाव में आके, सिंस माई होल फैमिली गॉट ट्रैप्ड अप, और मेरा एक छोटा भाई किसी के घर में था, मैं कहीं था, मेरा बीच का जो भाई है, वी आर 3 ब्रदर्स, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग घरों में थे बाद में। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। And then we had to cut our hair also, which was very very painful at that time. My father was also with me, मेरे father भी थे। तो उस समय मेरे को पता है कि he was about to kill himself because he thought and he said कि मेरे लिए तो ये दूसरा 1947 हो गया है। उन्होंने उस समय भी वहाँ से, जब he used to live in Lahore at that time, and on perhaps on 13th of August 1947 he crossed over to India at that time। और कितनी लाशें उन्होंने देखी, और उस समय हमारे लिए, हमारे को देखते हुए वो पूर्ण सीख रहे हैं आज तक। कभी उनकी एज उस समय लगभग इफ़ नॉट मोर, ही वाज 70+ एट दैट टाइम। तो उस समय उनको भी जब बाल कटाने पड़े तो ही वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड सो, जैसे आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा हतोत्साहित हो गए थे। ही वांटेड टू किल हिमसेल्फ, समहाउ वी सेव्ड हिम। And then we were rescued by the army. We were taken to a Gurdwara in Delhi and Sadar Bazaar, where we lived as refugees for about 41 days. And this is the kind of, ये इस प्रकार की हमने उस समय यातनाएं, कहिएगा आप उसको, आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की हमने मुसीबतें झेली। लेकिन उसके बावजूद जब उसके आप पिछोकड़ में जाते हैं, जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं, ये सब कुछ क्यों हुआ, जबकि हमारा उस समय दिल्ली में रहते थे और हमारा पंजाब से उस समय तक कोई इतना ज़्यादा, केवल यस आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू अमृतसर, जाते थे आते थे, उतना तक था। वहाँ पे क्या हो रहे थे, बिकॉज आई वॉज टू यंग एट दैट टाइम। और लेकिन उसके बावजूद हमारे पूरे परिवार ने, मैं अपनी बात भी अगर छोड़ दूं तो हज़ारों परिवारों ने उसका जिस प्रकार से एक यातनाएं सही। और केवल हम एक चीज़ और मैं वैभव आपके चैनल से कहना चाहूँगा, ये केवल 10,000 लोगों के बारे में नहीं था, या 8,000 या बेशक 3,500 कहिए कि लोगों ने जाने गंवाई। इट वॉज मच मोर देन दैट। हालांकि एक जान गंवाना भी बहुत एक दुखद है अपने आप में, उससे भी ज़्यादा इसलिए था कि लाखों परिवार उस समय उजड़े, जिन लोगों ने अपने, जिनकी 2-2 जनरेशनों ने, पुश्तों ने उस समय मेहनत कर करके जो अपना कारोबार एस्टेब्लिश किया था। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत धनाढ़ सिख जो हैं वो पंजाब से बाहर इंडिया में रहते हैं, चाहे वो मुंबई है आज की, चाहे वो मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इनमें रहते हैं। और उनके साथ उस समय जो हुआ, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनको जब असैसिनेट किया गया तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसा काम किया, जैसे खुशी मनाई या वो किया, वो नहीं करना चाहिए था। और ये तो कहा जाता है कि दुश्मन भी अगर मर जाए तो उसकी भी मौत में कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो ये इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ कि वो सभी को उसका भुगतना पड़ा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों का ध्यान केवल इतना जाता है कि कितने लोगों की उस समय लाशें गिरी, लेकिन ये कोई नहीं सोचता
कि लाखों परिवार उस समय उजड़ गए और वो आज तक सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली उनकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ध्वस्त होगी आगों में, और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया उस समय, इसका मेरे को आज तक कभी भी कोई आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा या किसी प्रकार का नहीं मिला। बट दैट सेड, 2014 में आपने वैंकूवर की बात की थी। आई लेट मी टेल यू, आई गॉट पोस्टेड देयर इन अप्रैल 2014, और उसके बाद में जो ऑफ कोर्स एज ए ब्यूरोक्रेट हम जो भी काम करते हैं वो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। अब एज ए ब्यूरोक्रेट इट्स अवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज़। और उस समय की जो हिदायतें थी उसके हिसाब से वहाँ पे जब मैं वैंकूवर में गया, तो उसके बाद में जब उसमें फर्दर गाइडलाइंस आई हमें 2-3 महीने के बाद, तो उसके अनुसार जब हमने काम किया तो वैंकूवर में इस बात का आप कभी भी किसी से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वैंकूवर में हर एक के साथ ये बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने रीच आउट करना है टू दी कम्युनिटी, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है। और उसी के कारण, सरकार की नीतियों के चलते कारण ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका जो उस समय तक ये माना जाता था कि एंटी इंडिया है, लेकिन मैं उनसे सबसे मिला। और अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि दैट वाज ऑल ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और ऑल बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत हमने काम किया। और एक बहुत बड़ा एक उस समय जो एक सिखों का एक रोष था, केवल यही नहीं है कि उनसे मिले, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो, जिसे हम ब्लैक लिस्ट कह लीजिए, काली सूची कह लीजिए, किसी भी नाम से कहिए, उसका ले दे के मतलब ये होता है कि दे वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू इंडिया। देखिए, आपने अगर किसी देश में जाना है, अगर मैं आज किसी देश का वीज़ा अप्लाई करता हूँ अपने इंडियन पासपोर्ट पे, तो मैं अगर उस देश को गालियाँ निकालता हूँ या कुछ करता हूँ या उसके खिलाफ कुछ ऐसा कृत्य करता हूँ, तो उस देश को अधिकार है कि मेरे को वीज़ा के लिए मना करे। अब इसमें कई फैक्टर थे विच आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू इन डिटेल, बिकॉज कुछ एक उसमें क्या था कि हालात ऐसे हो चुके थे कि जो हमारे ऑफिसर्स बाहर पोस्टेड थे वो भी बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाते थे ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। तो कई बार उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ट्रैवल करती थी, एक गलत धारणा भी बनती थी, उसके कारण बहुत लोगों को ब्लैक लिस्ट में, या जिसमें आप कह सकते हैं कि काली सूची में डाला गया, जिससे तात्पर्य ये था कि उनको वीज़ा नहीं मिलता था एंड दे वर नॉट एबल टू ट्रैवल बैक टू इंडिया। तो उसमें जब सबके साथ ये बातचीत हुई, उनसे मिले, अलग अलग एक एक से मिले, तो ले दे के उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और मुझे इस बात में फ़ख्र है कि मेरे कार्यकाल में सरकार की नीतियों का पालन करते हुए, और वो एक बहुत बड़ा एक वर्ग जो था, उनको ये सुविधा दोबारा से दी गई और उनको वीज़ास दिए गए एंड दे वर एबल टू come to India after several decades. I still remember a person who I issued the visa and he came to collect his passport. He came to my room and I could see tears in his eyes. मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, वो इतना भाव विभोर हो गया। वो कहता है, जी मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने उनके शायद पिताजी का देहांत हुआ था 20-25 साल पहले, तो उन्होंने कीरतपुर साहब में उनकी जो अस्थियां परवाह करनी थी, जिसको हम कहते हैं, तो वो रखी हुई थी और वो व्यक्ति उसको लेके आया, इतना उनके साथ फिर कनेक्ट हो गया। इसके अलावा केवल यही एक मुद्दा नहीं था इस सरकार के आने के बाद। एंड एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग ब्रांडेड एज ए पॉलिटिकल क्रिएचर ऑफ अ पर्सन, दो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एक जो विज़न था कि इस एक सिखों के साथ जो कुछ हुआ उसको मरहम कैसा लगा जाए, और उसी नीति के चलते हुए उसमें जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, जो इन्होंने अपना एक वो किया, प्रारूप तैयार किया, उसको आगे लेते हुए वीज़ा के अलावा लोगों के इशू थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका, जब आतंकवाद कहिए या अनरेस्ट था पंजाब में उस समय, जो लोग बाहर चले गए थे एज ए रिफ्यूजी, उनको ना वीज़ा मिलता था, ना उनको पासपोर्ट उनका रिन्यू होता था। वो भी इस सरकार के निर्णय के कारण एक बहुत बड़ा लोगों को रिलीफ मिला, और उससे हजारों लोगों को उससे रिलीफ मिला, और वो हमेशा
उस समय वो शुक्रिया भी उन्होंने किया। इसके अलावा मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, सरकारों के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति आपको गुस्सा हो सकता है और जायज़ हो सकता है, और कभी कोई नीति गलत है तो आप उसके प्रति विरोध करना एक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में आपका अधिकार भी है और आपको आपका कर्तव्य भी है, आप करिए। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम होता है, मैं केवल यहाँ पे आई एम लिमिटिंग माई पॉइंट टू दी सिख कम्युनिटी कि जो जो हुआ केवल वही नहीं हुआ, उसके अलावा इतना कुछ हुआ। आप ये देखिए, अभी एक जैसे ये करतारपुर कॉरिडोर, अब कोई कभी सोच नहीं सकता था कि खुलेगा। जैसे श्री हरमंदर साहब का FCRA लाइसेंस वो किया गया वहाँ पे, पहले उससे नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखिए कि वीर बाल दिवस के रूप में हर साल जो साहिबजादों का जो शहीदी पुरब है वो मनाया जाएगा। इसके अलावा अनगिनत इस प्रकार के काम थे जो इस सरकार के आने के बाद हुए, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट। और ये ज़रूरी इसलिए है अप्रिशिएट करना कि आप कम से कम अगर 30 साल तक, 35 साल तक हम इन मुद्दों को लेके हमारा विरोध रहा, हमने इसकी मुखालफत की, सरकारों की, वो अपनी जगह जायज़ थी। लेकिन अब ये देखिए 84 के उसमें आ जाइए आप वापस, 84 के दंगों में इतना कुछ हुआ, किसी को मेरे हिसाब से तब तक कोई ऐसी विशेष सज़ा नहीं हुई थी। लेकिन सैकड़ों केसेस इस सरकार के आने के बाद खुले, दोबारा से रीओपन हुए। उसमें कई केसेस में अभी बहुत एडवांस स्टेज पे ट्रायल है और कईयों में सज़ा भी हुई है। और एक तो जो भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद थे, मेरे क्षेत्र से ही थे, वो आज एक जेल में बेल को भी तरस रहे हैं। उसके अलावा एक और कई ऐसे लीडर थे, एक की तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, MLA थे, वो हमारे उस तरफ से ही थे, और उनको तो कोविड हो गया जेल में कन्विक्शन के बाद, तो उनको मतलब जमानत तक नहीं मिली, एंड फाइनली हिज डेड बॉडी वाज टेकन आउट ऑफ द जेल। सो इस प्रकार से अभी भी कई ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द गवर्नमेंट, के हमें ये चाहिए कि हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, और जो हमें दिया गया है, जितना कुछ हमारे लिए किया गया है, उसकी हमें कहीं ना कहीं तारीफ नहीं भी करनी तो एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट करें, और एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है तो एटलीस्ट विरोध ना करें उसके बावजूद, और ताकि इस सरकार को हम और उत्साहित कर सकें, प्रोत्साहन दे सकें कि और जो हमारे पेंडिंग इश्यूज जिसे हम समझते हैं उनका आगे कुछ ना कुछ हल हो सके। देखिए, इसका एक स्पष्ट उत्तर मैं आपको इसका बल्कि सीधे तौर पे उत्तर देने की बजाय यही प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि मेरे को आप एक ऐसा कोई वाकयात बता दीजिएगा कि जहाँ पे, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे RSS है, या इनका कोई भी एक जो एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है, उनमें से कभी किसी ने कम से कम मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई आपको पता है तो मेरे को बताइएगा इस प्रकार का उदाहरण कि जहाँ पे उन्होंने सिखों के बारे में कुछ अपशब्द कहे हों, या किसी प्रकार की कोई बात ऐसी कही हो जिसको कि हम ये कह सकें कि दोज पर्टिकुलर रिमार्क्स या वो एक विशेष टिप्पणी सिख समुदाय के अगेंस्ट थी। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं है। कम से कम कभी कोई छोटे मोटे किसी व्यक्ति ने कुछ कहा हो तो उससे मैं परिचित नहीं हूँ। और ना ही मैंने आपको पता है कि आज के समय में पंजाब में एक बहुत एक बड़े स्केल के ऊपर कन्वर्जन हो रहा है एक पर्टिकुलर उसमें, और मैंने आज तक कभी ये वाक़यात नहीं सुने, ये हालात नहीं देखे हैं, ना मैंने ऐसा कुछ उदाहरण सुना है कि जहाँ पे किसी सिख का RSS ने या उससे संबंधित किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी पार्टी ने कभी भी धर्म परिवर्तन कराया हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। इसलिए अगर हम देखिए, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी को हमने आलोचना केवल इसलिए करनी कि आलोचना करनी है, उसके कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे उस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। तो ये हमें एक इस पे अपना स्पष्ट एक रवैया और एक स्पष्ट हमारी एक सोच होनी चाहिए कि क्या ये सब कुछ हो रहा है, और नहीं हो रहा तो हम जो मुद्दा है नहीं उसको हम क्यों बनाते हैं। और मैं आज फिर सबसे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के जितने भी मेरे सिख भाई या मेरे पंथ के जितने भी लोग विदेशों में बसे हैं उनसे मैं एक करबद्ध निवेदन विद रिक्वेस्ट विद माय फोल्ड इन हैंड उनसे ये कहना चाहता हूँ
कि आप कृपया करके इस प्रकार का कोई कार्य न करें कि जिससे हमें यहाँ पे इनको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो सिख बसते हैं, खास करके जो पंजाब से बाहर हैं, जब कोई ऐसी हमारे देश विरोधी जब कोई टिप्पणी, हाँ, उस बावजूद इसके कि अब आप इंडियंस नहीं हैं और आप विदेशों में बसते हैं, आपका पंजाब के प्रति प्रेम, आपका देश के प्रति प्रेम दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, उसको समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की कोई आप देश विरोधी बात ना करें। आपको अगर बात करनी, कोई नीति को क्रिटिसाइज करना, किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको एक एजेंडा मत बनाइएगा। और इनको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिखों का जो तबका है वो पंजाब से बाहर रहता है, और जब कोई इस प्रकार की एक द्वेषपूर्ण कोई वातावरण एक क्रिएट किया जाता है, उसके ऊपर लोग इतना जब बोलते हैं, तो उससे जो पंजाब से बाहर सिख बसते हैं, चाहे वो कानपुर है, चाहे दिल्ली है, चाहे मुंबई है, चाहे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे उनका क्या हाल होता है, किस प्रकार से वो डर जाते हैं। तो कृपया करके ये ना करें। मैं एक सिंपल सा उसमें एक और बात कहना चाहूँगा, जो 1984 में हम लोगों के साथ हुआ, भगवान ना करे कि वो स्थिति दोबारा बने, लेकिन इस प्रकार की जब ये बातें करते हैं तो वो मंज़र मेरे जैसे लोगों ने जो वो देखा है वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और वो देखकर सुनकर रूह कांप जाती है कि ये कभी हुआ था। लेकिन मेरे को पता है हुआ था क्योंकि हमने वो देखा है। लेकिन दुविधा तब होती है और अफसोस तब होता है जब वो लोग इसके बारे में बात करते हैं और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, ना उन्होंने इसका कोई व्यक्तिगत तौर पे इसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तर्कसंगत बात करें। और उसमें अब ये सरकार ऐसी है कि ये सब कुछ बात सुनने को तैयार है। दे वॉन्ट यू टू एंगेज इन डायलॉग। वो ये चाहते हैं कि आपसे वार्तालाप की जाए, आपसे बातचीत की जाए। तो अगर कोई चीज़ है तो उसको बातचीत करके निपटाया जा सकता है। मैं इसमें किसी की साइड लेने की नहीं कोशिश कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द वर्ड्स इन ब्लैक एंड वाइट, कि सच्चाई जो मैं कहता आखन देखी, जो मैं देख रहा हूँ मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अब एक अगर बिल्कुल जो हालात में एक मुद्दा भी कुछ महीने पहले तक जो था, एक फार्म लॉस के ऊपर काफ़ी एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उसमें मुख्य तौर पे पंजाब के किसानों ने और देश के कई हिस्सों से जवानों ने किसानों ने आके उसमें हिस्सा लिया, और देखा कि वो एक इतना बड़ा एक अपने आप में आप जिसे कह सकते हैं कि एक इतना बड़ा इशू बन गया था कि और ये वो फार्म लॉस थे, ये वो किसानी लॉस थे जो पार्लियामेंट में पास किए गए और राष्ट्रपति की एसेंट के बाद उसको लागू किया गया। उसके बावजूद देखिए ये सरकार थी, और उसके बाद में इतना विरोध, जिस प्रकार से उसमें वायलेंट मोड भी आए, उसमें हिंसा भी हुई, और किस प्रकार से लाल किले के ऊपर जाके जो कुछ हुआ, हिंसक गतिविधियां हुई, सब कुछ हुआ। और पुलिस वालों में के पास हालांकि उस समय हथियार भी थे, वो बल प्रयोग कर सकते थे। वो दिल्ली की बात है, और दिल्ली में सरकार के पास किसी भी प्रकार के तंत्र की कोई कमी नहीं थी। अगर वो चाहती तो वहाँ पे बल प्रयोग हो सकता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए कि ये केवल यही एक सरकार थी, और यही एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थे जिन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और उसके बावजूद जबकि इतना सरकार के ऊपर हमला हुआ, चाहे वो सुरक्षा अधिकारी थे उनके ऊपर हुआ, उसके बावजूद किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं हुआ। मेरा एक में ये निवेदन है अपनी पूरे के पूरे जो सिख समुदाय से, कि इस चीज़ को हम सरकार की कमजोरी न माने। जो मैं देखता हूँ कई बार सोशल मीडिया में ये बात कही जाती है कि हमने सरकार को नीचा दिखा दिया, या इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग है वो पूर्णतः अनुचित है, वो गलत है, कि उसमें सरकारें चाहें तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब मैं इससे भी आगे जाता हूँ, उससे ये देखिएगा कि जब इस सरकार को ये लगा कि ये जिनके लिए हमने कानून बनाए थे, अगर उसमें एक तबका, और अब मैं इसके डिबेट में भी नहीं जाना चाह रहा हूँ कि उसमें कितना परसेंटेज ऑफ फार्मर्स उसके हक में थे या उसके विरोध में थे। मैं उसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी भी नहीं की, और ना मैं उसमें, वो विवादित मुद्दा हो जाएगा, उस पर बात ही नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े एक लार्ज स्केल के ऊपर जो सिख फार्मर्स थे, जो पंजाब से फार्मर्स थे, वो इन्वॉल्व थे। फिर
प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बहुत बड़े एक दिलेरी का उसमें उन्होंने एक वो दिया, एक मिसाल दी, उदाहरण दिया, और उसको देखते हुए कानून बनने के बावजूद वो एक बहुत बड़ा कदम था सरकार के लिए। जबकि मेरे को पता है कि मैंने उस समय जो सुना, मीडिया में देखा, एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो सरकार में उस समय के हुक्मरान थे, दूसरे मंत्री लोग थे, या लोगों में भी एक ये था कि ये कानून इस प्रकार से वापस नहीं लेने चाहिए, नहीं तो कल को कोई भी किसी प्रकार का भी कानून जो देश के हित में है उसके खिलाफ भी इस प्रकार से आंदोलन करके और सरकार के ऊपर दबाव बन के वो वापस किया जा सकता है। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट, और ये प्रधानमंत्री जी के क्रेडिट में जाता है कि उसके बावजूद उन्होंने ये कितना बड़ा जोखिम उठाया और वो कानून सारे वापस लिए। और इस चीज़ की हमें तारीफ़ करनी चाहिए और इस चीज़ को हमने मानना चाहिए कि यस, सरकार ने हमारी बात सुनी। और इससे एक बात और जो सबसे बड़ी बात साबित होती है कि भारत में लोकतंत्र है। सरकार सुनती है, जब लोग सड़कों पे भी उतरते हैं या नहीं भी उतरते हैं तब भी सुनती है, और उतरते हैं तब भी सुनती है। और बगैर बल प्रयोग किए हुए मेरे को एक भी ऐसा इंस्टेंस याद नहीं है कि उस मूवमेंट के दौरान सरकार की तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार का 1% भी बल प्रयोग किया गया हो। देखिए, विदेश सेवा में कार्यरत रहने के कारण मैं एक बात तो पूरे उससे गारंटी से या विश्वास से कह सकता हूँ कि जो एक भारत की अंतर्राष्ट्रीय एक स्तर पर जो छवि थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और अब भारत अपनी पोजीशन को असर्ट करता है, जहाँ पे लगता है कि हम वी आर राइट, तो उसमें फिर हम देशों की, दूसरे देशों की, डिस्पाइट की कई बार उसमें ये लगता है कि हमें इसमें थोड़ा नरम रुख रखना चाहिए, लेकिन एक बहुत तरीके से। और मुझे खुशी होती है कि आज हमारे विदेश मंत्री जी या बाकी जितने भी मंत्रीगण हैं, सब उनका जो एक रवैया है किसी भी मुद्दे को डील करने का, वो एक, आई विल नॉट से कि असर्टिव है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव तरीके से। और वो इतने विश्वस्त हैं अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो कदम उठा रही है सरकार, उनको पता है कि ये भारत के हित में है। और वो मैसेज, वो संदेश अंतर्राष्ट्रीय समाज को, पूरे विश्व में सभी को वो पहुंच रहा है, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए दैट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन कि आज भारत एक मजबूत देश के नाम से लोगों में इसकी छवि बनी है और ज़्यादा आगे बन रही है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये एक तिरंगा जो आज हमारा है ये और ऊंचा उठेगा, और ये इसका पूरा विश्व में जो इसका भारत का स्थान होना चाहिए था और जो अब तक नहीं है, और काफ़ी हद तक भारत ने बनाया, और आने वाले समय में वो जो हमारा जो ड्यू प्लेस है इस अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वो हमें आवश्यक मिल पाएगा। वैभव, एक जो अभी आपने बात की खालसा एड के बारे में या 6 फॉर जस्टिस के बारे में, या एक मिस्टर जगी जौहल जो यूके से उनका मुद्दा, मैं उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा कि जहाँ तक देखिए 6 फॉर जस्टिस का सवाल है, मिस्टर पन्नू, आपको पता है कि इस प्रकार के कुछ एक देश हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत में हमेशा शांति बनी रहे या भारत उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो। उनका प्रयास यही है कि किसी न किसी प्रकार से एक इस प्रकार की समस्या इनके लिए एक हम खड़ी करके रखें कि इनका ध्यान उसमें रहे जहाँ पे इनकी एनर्जी, टाइम इनका लगे और वेस्ट हो, और इस तरफ अपनी उन्नति की तरफ ध्यान ना दें। अब जहाँ तक इनका खालसा एड का सवाल है, जितना मैंने सोशल मीडिया में या मीडिया में देखा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भारत में खालसा एड है वो एक अलग ब्रांच है, वो उसकी है ब्रांच, लेकिन अलग से है, और इसकी फंक्शनिंग उनसे अलग है। और जो खालसा एड मेन जो मिस्टर रवि खालसा चलाते हैं वो उनका है, वो यूके के नागरिक हैं अभी, ऑफ कोर्स ही इज़ एन इंडो ओरिजिन पर्सन। और लेकिन इसमें जितना मैंने सोशल मीडिया में देखा, बाकी आई विल लीव इट टू दी विजडम ऑफ मिस्टर रवि खालसा कि वो इसको स्पष्ट करें सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आके। लोगों का ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि ये भारत के मुद्दों के लेके खास करके जब भी पंजाब में किसी प्रकार की आपदा आती है, चाहे वो फ्लड्स थे या और इस प्रकार की कोई बात आती है, तो उस पर एक
काफ़ी हद तक लोग, क्योंकि पंजाबी बाई नेचर बहुत ज़्यादा दिलेर हैं और वो डोनेशन में या वो कंट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे हमारे ये कहा जाता है कि 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी स्पेयर्ड फॉर सम गुड वर्क, दशवंत हमें निकालना चाहिए, और लोग निकालते हैं और बहुत बड़ी तादाद में उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनको ये लगता है, और खालसा एड, मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, कई देशों में कर रहे होंगे, लेकिन मेरे वो संज्ञान में नहीं है। लेकिन जितना सोशल मीडिया पे या मीडिया पे देखते हैं, वो दूसरे तीसरे देशों में भी जहाँ कभी कोई आपदा आती, विपत्ति आती, वहाँ जाके वो करते हैं, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन इसमें जो यहाँ के लोगों का जो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है, उनका ये कहना है, उनका इल्ज़ाम कह लीजिए, एक्यूजेशन कह लीजिएगा, कि इनके पास FCRA लाइसेंस नहीं है, फिर ये बाहर किसी भी प्रकार का पैसा भारत के किसी मुद्दे के नाम पे इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो पैसा इंडिया आ ही नहीं सकता, लीगली तो नहीं आ सकता अगर FCRA लाइसेंस नहीं है, एंड आई लीव इट टू हिम टू क्लैरिफाई वेदर ही हैज़ FCRA लाइसेंस और नॉट। अगर उनके पास FCRA अप्रूवल नहीं है तो वो वहाँ से अगर वो पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो भारत तो आ नहीं सकता, वो केवल एक ही हालत में आ सकता है, वो है हवाला ट्रांजैक्शन से या गलत तरीके से, जो कि गलत है। तो ये उनको इसमें कम से कम इतनी पारदर्शिता, इतनी ट्रांसपेरेंसी उनको रखनी चाहिए, और वो स्पष्ट करें कि वो क्यों उन्होंने किया, अगर किया तो, और नहीं किया तो वो भी स्पष्ट करें, ताकि उसमें बात जो है स्पष्ट हो। अब अगली बात जो आपने कही, जो UK के एक नागरिक हैं जग्गी जोहल, वो बच्चा वहीं का बॉर्न है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ हिज फैमिली, जो उनका परिवार इस समय जो एक दुविधा से या जो एक दुख दर्द से गुजर रहा है, उसके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, संवेदना है। मैं इसमें एक बात, क्योंकि उनके मैंने कई वो पढ़े हैं जो एक्यूजेशंस वो करते हैं, मेरा ये कहना है कि देखिए, सिंस आई रिटायर्ड फ्रॉम दिस सर्विस ओनली, मेरे को पता है कि लाखों की तादाद में NRIs भारत में आते हैं बाहर से हर साल, और उसमें एक बहुत बड़ा एक उसमें वर्ग सिखों का है, पंजाबियों का है, जो भारत आते हैं बाहरले देशों में से। अब कहीं 2 साल में 3 साल में कोई आउट ऑफ 2 मिलियन पीपल किसी एक व्यक्ति को पिक किया जाता है, तो उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिव निकालने की कोशिश करें कि पूरा देश उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ होगा, तो ये बात बहुत ज़्यादा हजम करनी मुश्किल है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक लोकतंत्र है, एक न्यायिक व्यवस्था है, और उसके अनुसार अगर कुछ हो रहा है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और हर एक चीज़ का। अब उनका दूसरा इल्ज़ाम ये होता है अक्सर कि जी उनको अरेस्ट की बजाय उनका कहना है कि उनको किडनैप किया गया। मेरे हिसाब से किडनैपिंग जो होती है उसमें किसी को आप कोर्ट में पेश नहीं करते हैं, किडनैपिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग टू डू। लेकिन चलिए, वो एक परिवार सदस्य होने के नाते वो उनकी भावनाएं ऐसी हैं कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रॉपर अरेस्ट हुई है और उसमें केसेस हैं। आई कैन नॉट जस्ट ड्वेल इन डिटेल अबाउट दोज मैटर्स के कितने केसेस हैं। मेरे संज्ञान में उनके वकील के अनुसार 11 हैं, 8 के करीब जी मेरे ख्याल से, और लगभग हर केस में चार्जशीट भी फाइल हुई है, एक में चार्जेस फ्रेम भी हो गए हैं, एक में वो बरी भी हो चुके हैं, और 4 केसेस में इफ़ आई एम करेक्ट कि उसमें उनको बेल भी मिल गई है। तो इससे ये है, अब जब एक केस में बरी हुए हैं तो इसका मतलब है यहाँ की न्यायिक व्यवस्था तो काम करती है। अब उसमें डिले होना या ना होना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर जब हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिले हो रही है तो उसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि किसी को एक आप स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। तो इतना हमें बहुत ज़्यादा, और उसमें उनका वो सब इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि उसमें बहुत एक काफ़ी तादाद में कॉन्सुलर एक्सेसेस दी गई हैं, जहाँ पे उनके हाई कमीशन के ऑफिसर्स उसको जाके, बच्चे को जाके जेल में भी मिले हैं, और किसी ने भी जो उसको मिल के आए हैं बच्चे को, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनको उनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार के कोई टॉर्चर के निशान थे या कुछ था। तो हमें इसमें व्यवहारिक होना चाहिए, और अगर उनके ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है, मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है, तो उसके लिए संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया में, उसमें जा सकते हैं, उसमें अप्रोच कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए एक न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है।